अगर एक हॉर्स को इस पोल से बांध दें तो ये कितना एरिया कवर कर पाएगा? अगर इस डिजाइन वाले एरिया पर एम्ब्रॉयडरी करानी हो तो टोटल एम्ब्रॉयडरी का कॉस्ट कितना आएगा? इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा द एरिया ऑफ द सेक्टर इन्वॉल्व्ड। यस, यू हर्ड दैट राइट। सर्कल्स के बारे में तो हमने काफी कुछ ऑलरेडी जान लिया है, लेकिन आज जानेंगे कि सर्कल के अंदर के सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो चलो सीखते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 10th मैथ्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और हमेशा की तरह सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? आई गेस तैयारी होंगे। Let's get started. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन की शुरुआत करेंगे विथ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बताओ मुझे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी जाना था कि सेक्टर होता क्या है। चलो रिकैप टाइम। सेक्टर क्या होता है? जब एक सर्कल के अंदर दो रेडियाई और एक कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क एक पर्टिकुलर एरिया को एनक्लोज करते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। यस, तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है जहां पर O सेंटर है, दो रेडियाई और एक आर्क मिल करके इस सेक्टर को बनाते हैं, राइट। हम नोटिस करेंगे किसी भी सर्कल के अंदर एक होता है सेक्टर जो छोटा होता है, जिसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा वाला सेक्टर होता है, देखो क्योंकि ये जो बड़ा वाला बचा हुआ रीजन है वो भी तो दो रेडियाई और एक बड़े से आर्क से एनक्लोज्ड है ना, तो इस बड़े वाले सेक्टर को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। हालांकि बहुत बार हम माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर मेंशन नहीं करते, हम बाय डिफॉल्ट सेक्टर लिखते हैं। तो जब भी आपको ये सेक्टर वर्ड दिखे तो समझ जाओ कि बाय डिफॉल्ट हम माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है कि मैम ये बताओ कि अचानक से आप एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना क्यों सिखा रहे हो, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये काम आने वाला है? बिल्कुल काम आने वाला है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहां पर हमें सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जैसे कि एक बहुत कॉमन सा सिनेरियो दिखाती हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हॉर्स है, जिस हॉर्स को हमने एक पोल से बांधा हुआ है, राइट। अब अगर हॉर्स को मैंने पोल से बांधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये हॉर्स बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। ये कितने दूर जा पाएगा ये डिपेंड करेगा किस पे? रस्सी के लेंथ पे जिससे हमने इस हॉर्स को बांधा है, राइट। मान लो कि एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के एक कॉर्नर पे एक पोल है जहां से हमने इस हॉर्स को बांध दिया एक रस्सी से। अब ये हॉर्स कितना एरिया कवर कर पाएगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड का? सोचो 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 सोचो, इतना एरिया, राइट। तो अब आप बड़े ध्यान से देखो, ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक सर्कल का सेक्टर है, एग्जैक्टली। और ये सर्कल कौन बना रहा है? रोप जो है, रोप की जो लेंथ है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, तो देखो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में हमें सेक्टर दिख रहा है और हमें ये दिख रहा है कि सेक्टर का एरिया हमें निकालना पड़ता है कई ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स इनफैक्ट आज हम सॉल्व भी करेंगे। जैसे ही हम एक बार सीख जाएंगे कि कैसे निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, उसके बाद ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस बात की तो तसल्ली हो गई कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीख लेते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ अ सेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेंगे ताकि फॉर्मूला याद रखने के लिए एफर्ट ना डालना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल है, O हमारा सेंटर है, और जैसा कि दिख रहा है ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये दो रेडियाई और एक आर्क से घिरा हुआ है हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। तो फिलहाल हमारा फोकस क्या है? इस एरिया को निकालना, ठीक है। मतलब सेक्टर का एरिया कितना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बताती हूँ कि हमारा अप्रोच क्या है। हमारा अप्रोच ये है कि यार ये जो पूरा सर्कल है उसका एरिया कितना होता है?
सर्कल का एरिया कितना होता है, फटाफट से बताओ, पाई आर स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो अगर आप देखो ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल सेंटर पे, ये सेंटर है ओ, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, पूरा सर्कल सेंटर पे क्या बना रहा है, एक कंप्लीट एंगल बना रहा है विच इज 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम ये निकालेंगे कि भाई 360 डिग्री जो है ये पूरा पाई आर स्क्वायर बना रहा है, तो फिर थीटा जो एंगल है यहाँ पर, ये जो थीटा हमें दिख रहा है, ये थीटा एंगल कितना एरिया बनाएगा, और वही हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। बात को समझो फिर से, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, मतलब सेक्टर का जितना एरिया है उतना एरिया थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है। हम ये लॉजिक लगाएंगे कि यार पूरा जो सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर एरिया अगर सेंटर पे 360 डिग्री बना रहा है तो फिर थीटा बनाने वाला एरिया कितना होगा, निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो करके देखते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि पूरे सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ये जो 360 डिग्री एंगल जो है सेंटर पे, ये कौन बनाता है, कितना एरिया बनाता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्कल जो है वो सेंटर पे बनाता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री एंगल बनाता है इतना एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूं कि भाई थीटा एंगल जो है, जो कि ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल कितना एरिया बनाएगा, यूनिटरी मेथड से जाओ, क्या होगा, 360 डिग्री बना रहा है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री बनाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, तो थीटा एंगल बनाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो यानी कि थीटा एंगल बनाएगा इतना एरिया, ये जो एरिया है इतना एरिया से थीटा एंगल बनेगा। सो इवेंचुअली ये जो एरिया है, ये एरिया ही ये एरिया है, यानी कि दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, थोड़ा सुंदर से लिख देंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब भी सेक्टर लिखते हैं तो हम क्या मीन करते हैं, माइनर सेक्टर। यहाँ पे ये वाला माइनर सेक्टर है, ये बचा हुआ बड़ा वाला जो है दैट इज मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा को इधर ले आते हैं क्योंकि थीटा भी एंगल है, 360 डिग्री भी एंगल है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। कभी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। पहला कि वो सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। अगर थीटा और आर पता है तो चुटकियों में निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अब यहां से समझ में आ गया कि कैसे, कहां से आता है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला, समझ में आया, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे। अब सेक्टर का एरिया निकालना तो हमने सीख लिया, बट साथ ही साथ अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी हो फिर क्या करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा सेक्टर है, राइट, ये पूरा, ये जो पूरी जो चीज़ है, ये जो पूरा एरिया है, ये है हमारा सेक्टर। ठीक है, बट ये सेक्टर बनता किससे किससे है, दो रेडियाई और एक आर्क से, है ना। तो दो रेडियाई, लेट अस एज्यूम कि हमें सर्कल का रेडियस पता है, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट हो इस आर्क के लेंथ को पता करने का कि ये जो ए बी जो आर्क लेंथ है वो कितना है, यानी कि ये जो आर्क लेंथ ए बी है इसकी वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी ना हमारा अप्रोच काफ़ी सिमिलर रहेगा, जैसे हमने सेक्टर का एरिया निकाला था, अप्रोच काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यार ये बताओ, सेंटर पे 360 डिग्री पूरा सर्कल बना रहा है, तो बेसिकली 360 डिग्री कितना आर्क लेंथ बना रहा है, आर्क लेंथ कितना होगा, पूरे सर्कल का आर्क लेंथ क्या है, पूरे सर्कल का आर्क लेंथ मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, एग्जैक्टली। तो यानी कि 360 डिग्री जो सेंटर पे बन रहा है, ये 360 डिग्री कितना आर्क लेंथ बना रहा है, पूरे सर्कल का जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, पूरे सर्कल की बाउंड्री बोले तो सर्कल का सर्कमफरेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल।
ठीक है। तो अब आप बता दो यूनिटरी मेथड से कि भाई थीटा एंगल बनाने वाला आर्क लेंथ कितना होगा। वेरी वेरी सिंपल, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई आर्क लेंथ जो है हमारा इस पर्टिकुलर सेक्टर का वो हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इन दोनों ही फॉर्मूले को याद रखना ही सुपर इजी। जब हम एरिया सेक्टर का निकालते हैं तो भी थीटा बाई 360 रहता है, जब हम आर्क की लेंथ निकालते हैं तो भी थीटा बाई 360 रहता है, जब हम एरिया निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू पाई आर स्क्वायर से जो कि सर्कल का एरिया है, जब हम आर्क लेंथ निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है सर्कल, पूरे सर्कल के आर्क लेंथ से यानी कि सर्कमफेरेंस से, दैट इज 2 पाई आर। राइट, समझ में आ गया कि दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम ढांचे का है, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि किसी भी सर्कल के अंदर जो सेक्टर होता है उस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं। अभी इसके ऊपर हम ढेर सारे सीधे सवाल, टेढ़े सवाल, डायरेक्ट सवाल, इनडायरेक्ट सवाल हम सारे प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके पहले ये लॉजिक समझ लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है ये भी आप सबको पता ही है, काफ़ी लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, बट जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए एक क्विक रिकैप। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम एक कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड तो पता ही है कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो कोई भी कॉर्ड एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और इन्हीं हिस्सों को हम कहते हैं सेगमेंट। जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो हो जाता है मेजर सेगमेंट और जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो हो जाता है माइनर सेगमेंट। एग्जैक्टली। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। मान लेते हैं एक बड़ा सा सुंदर सा सर्कुलर पार्क है, ठीक है। एक बार ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया कि यार एक काम करते हैं, इस पार्क के अंदर एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि एक तरफ एक छोटे से एरिया के अंदर हम जो है चिल्ड्रंस प्ले एरिया बना दें और बाकी जो बड़ा सा एरिया रह जाएगा वहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहेंगे, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, जैसे एज इट इज़ जैसा पार्क अभी है वैसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ही हम ये बाउंड्री खड़ी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पूरा पार्क जो है दो हिस्सों में बंट जा रहा है। छोटा वाला हिस्सा जिसमें एक कॉर्ड है और एक आर्क है इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला हिस्सा जिसमें भी एक कॉर्ड है और एक बड़ा सा आर्क है उसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, है ना। ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने सेक्टर के केस में कहा था कि बहुत बार हमारे आमतौर के बातचीत पे या फिर टेक्स्ट बुक में माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट स्पेसिफाई किया हुआ नहीं होता है। तो एज सच जब भी सेगमेंट लिखा हुआ रहता है तो बाय डिफॉल्ट वो मीन करता है टू द माइनर सेगमेंट। एग्जैक्टली। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं। एक्चुअली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चूंकि हम सीख गए हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है ना इसमें कुछ खास है ही नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि इसमें कुछ खास है ही नहीं। जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, जैसे ओ जिसका सेंटर है, आर इसका रेडियस है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा सेगमेंट है। देखो ये एक कॉर्ड है और ये हमारा सेगमेंट है। सेगमेंट बोलना सही होगा वैसे, क्योंकि सेगमेंट का मतलब ही होता है हम रेफर कर रहे हैं किसको, माइनर सेगमेंट को। तो ये माइनर सेगमेंट है। तो बेसिकली ये माइनर सेगमेंट का जो एरिया है ना हम इसे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे साथ ही साथ एक चीज़ देख रहे हो कि मैंने ना ये सेक्टर भी बना रखा है। सेक्टर क्यों बना रखा है, क्योंकि सेगमेंट का जो एरिया है वो हम सेक्टर के एरिया के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से हम रेडियाई को ज्वाइन कर दें तो बेसिकली ये जो है ना ये पूरा जो चीज़ है ये क्या है, ये एक सेक्टर है, दो रेडियाई और एक आर्क लेंथ से इनक्लोज्ड एरिया सेक्टर है। तो बेसिकली इस डायग्राम को देख के आप ये कह सकते हो कि पूरा जो सेक्टर है, सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो पूरा सेक्टर है, सेक्टर राइट, मतलब ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन से अगर मैं ट्रायंगल को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और उसी तरीके से हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एग्जैक्टली, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
सेक्टर का एरिया निकालो, कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है। ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब ट्रायंगल में यहाँ पे मजेदार बात ये रहेगी कि यार ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है कि नहीं। सो ट्रायंगल के केस में चूंकि ये दोनों रेडियस हैं तो क्या हो जाएंगे, ये जो एंगल्स हैं ये बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो बेसिकली ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है। तो उस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एक बार ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस तरीके से हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो चलो आई थिंक इस लेसन में इतने ही कॉन्सेप्ट्स जानने की ज़रूरत थी और अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से हम ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाओगे ये देख करके कि कितने टेढ़े मेढ़े तिक्रम सवाल भी बनाए जा सकते हैं इन छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो चलो पेन कॉपी लेके एकदम तैयार, बिल्कुल तैयार, पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी अगले जितने भी 7-8 क्वेश्चन में सॉल्व करूँगी वो सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो। उसमें एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अलग लेवल का मजा आता है, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि कितने बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करने वाले हो। तो बेसिकली कमेंट्स में आपका रिस्पांस देखते मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई कितने लोगों ने यहाँ तक एटलीस्ट वीडियो को देखा है, ठीक है। तो चलो अब हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चों हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे बिल्कुल आसान सवालों से, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों से, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। साफ साफ क्वेश्चन में दे दिया गया है रेडियस और थीटा की वैल्यू। और मैंने पहले ही बताया था कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती है, रेडियस और थीटा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो बताओ मुझे फटाफट से, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। मैंने बताया था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह मैंने डाल दिया 22/7, आप चाहो तो 3.14 भी ले सकते हो, इंटू आर स्क्वायर, आर इज 6 सेंटीमीटर तो 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 6 विच इज़ 132 डिवाइडेड बाई 7। यूनिट डालना ना भूले, यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमने सेंटीमीटर में लिया है। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर, वेरी वेरी सिंपल। तो तैयार हैं हम सभी लोग अगला क्वेश्चन देखने के लिए। चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो बातों पे खास ध्यान देना है बच्चों। पहला तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर एक सर्कल को आप 4 बराबर हिस्सों में बांटो तो एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। क्वाड ये वर्ड जो है 4 से आ रहा है, मतलब एक चीज़ को हमने 4 हिस्सों में बांटा तो हर एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब इस सर्कल का 1/4, ये मतलब इस सर्कल को अगर 4 हिस्सों में बांटोगे तो उसमें से जो एक हिस्सा है दैट इज अ क्वाड्रेंट। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर है O, मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R। तो ये जो शेडेड एरिया है ये है तो एक सेक्टर, क्योंकि 2 रेडियाई और एक आर्क से ये इंक्लूज्ड है, तो ये है सेक्टर। बहुत बढ़िया। दिया हुआ क्या है, सर्कमफरेंस 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बहुत बार गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक से वो पढ़ते नहीं है कि भाई सर्कमफरेंस दिया हुआ है और एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेडियस दिया हुआ है और फटाफट से कैलकुलेशन करने निकल पड़ते हैं और पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और समझना होगा एग्जैक्टली। तो भाई यहाँ पर सर्कमफरेंस दिया हुआ है, यानी कि सर्कमफरेंस होता है 2πr, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 डिवाइडेड बाई 2π सेंटीमीटर। सो 2 11 22, दैट इज 11/π
सेंटीमीटर। पाई की जगह अगर हम 22/7 लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 11 2 22, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। और हमें क्या पता है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस और दूसरा थीटा। अब थीटा आप मुझे बताओगे यहाँ पर ये थीटा कितना होगा, ये एंगल कितना है, एंगल की वैल्यू कितनी है बच्चों, एंगल है 90 डिग्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो एरिया है ये 1/4 है पूरे सर्कल का। अब पूरे सर्कल का सेंटर पे कितना एंगल है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का भी 1/4 कर दो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आया, 90 डिग्री। तो यानी कि थीटा है 90 डिग्री। तो रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है। अब क्या कोई हमें रोक सकता है एरिया निकालने से, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की जगह लिख देंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 7 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा, 2 11 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो चलो बच्चों अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड है। एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। घड़ी तो हम देखते ही रहते हैं, तो आई गेस किसी को भी मिनट हैंड और आवर हैंड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मिनट हैंड मतलब जो हैंड हमें मिनट बताती है, राइट, मिनट के हिसाब से हर एक मिनट पे वो हैंड मूव करते रहती है। आवर हैंड मतलब हर एक घंटे पे वो मूव करती है, ठीक है। सो द मिनट हैंड, अभी बात किसकी हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है, जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में, क्योंकि मिनट हैंड तो हर एक मिनट पे थोड़ा थोड़ा मूव करता रहेगा, तो 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कौन सा मिनट हैंड है, कौन सा आवर हैंड है, बताओ मुझे। एक छोटा हैंड है, एक बड़ा हैंड है, घर पे भी देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें से मिनट हैंड कौन सा होता है, जो बड़ा वाला हैंड होता है, एग्जैक्टली। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा मिनट हैंड। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2 बज रहे होते हैं, राइट, तो मिनट हैंड 12 की तरफ होता है और जो आवर हैंड होता है वो 2 की तरफ होता है। फिर जब 3 बज रहे होते हैं तो मिनट हैंड पूरा घूम के वापस 12 पे होता है और आवर हैंड 3 पे होता है। तो बेसिकली जो आवर हैंड है वो 2 से 3 बजने तक के 1 घंटे में वो 2 से 3 तक मूव होता है, राइट। और जो मिनट हैंड है वो हर 1 मिनट पे मूव होता रहता है। तो फिलहाल हम इस मिनट हैंड की बात करते हैं और लेट अस से 5 मिनट में, या अभी मिनट हैंड यहाँ पे है, 5 मिनट बाद ये मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया टोटल कवर करेगा इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो हमें इस वाली एरिया को निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेक्टर है, एग्जैक्टली। तो हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस। अब यहाँ पर आप बताओ रेडियस क्या है, हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं और मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का यानी कि 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो भाई चलो एक काम तो खत्म हुआ, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज थीटा, यानी कि सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ मुझे, कैसे निकालेंगे इसे। हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है ना, दिस एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ये जो पूरा जो 360 डिग्री है, राइट, ये 360 डिग्री कौन बना रहा है, बताओ। 360 डिग्री कौन बना रहा है, मतलब कौन बना रहा है इन द सेंस कितने टाइम में बन रहा है।
कंसीडरिंग द मिनट हैंड एक 360 डिग्री कितने टाइम में बनाता है? अभी मैंने बताया था 2 बजे आप देखोगे तो मिनट हैंड 12 पे होता है, 3 बजे यानी कि 1 घंटे बाद आप देखोगे तो मिनट हैंड वापस पूरा घूम के 12 पे होता है, यानी कि एक पूरे घंटे में पूरा एक 360 डिग्री बनाता है मिनट हैंड। समझ में आई बात? जो मिनट हैंड है ये पूरे 1 घंटे में एक पूरा 360 डिग्री बनाता है, राइट? तो 360 डिग्री जो बनता है ये कितने टाइम में बनता है? 1 आवर में, विच इज 60 मिनट्स। करेक्ट? तो हम कह सकते हैं कि भाई 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाता है अपना मिनट हैंड? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, ठीक है। 60 मिनट में ये 360 डिग्री बनाता है, तो भाई 5 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा? तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। बात समझ में आई? मतलब हुआ क्या, ये जो मिनट हैंड था 5 मिनट में उसने इतना एरिया स्वीप किया, हमें जानना था कि इस 5 मिनट में उसने कितना एंगल कवर किया। तो हमने बोला ठीक है, ये मिनट हैंड जब पूरे 60 मिनट में ये 360 डिग्री बनाता है तो 5 मिनट में ये कितने डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। तो यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। बस काम खत्म। आर पता है, थीटा पता है, तो ये क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसमें डालते जाएंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो ये हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो देखो ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आई वुड एडवाइज़ कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो अपने सामने क्लॉक को ऑब्जर्व करो, उसके मिनट हैंड को ऑब्जर्व करो कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि एक मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो फिर 5 मिनट में ये कितना एंगल कवर करेगा, तो उस तरीके से हमें थीटा निकालना बहुत ज़रूरी था। एंड लेट मी टेल यू, ये जो थीटा निकालने वाला पार्ट है ना, यही काफ़ी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला तो अधिकतर बच्चों को पता होता है, लेकिन ये थीटा कैसे निकालना है यहाँ पे अधिकतर लोग फंसते हैं, बट आप नहीं फंसोगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला सवाल विच इज प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, मतलब हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर जो है वो दिया हुआ है एज 21 सेंटीमीटर, और ये भी बताया गया है कि ये जो आर्क है यहाँ पे, ये जो हमें आर्क दिख रहा है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये आर्क सेंटर पे बना रहा है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब इस पूरा एरिया निकालना है सेक्टर का, और क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि ये वाले सेगमेंट का भी एरिया हमें निकालना है। तो तीनों चीज़ें हमें निकालनी है, और हमें ये भी पता है कि तीनों चीज़ें लिंक्ड है। अगर हमने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लिया तो हम एरिया ऑफ द सेगमेंट भी निकाल पाएंगे, है ना। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्क लेंथ की, लेंथ ऑफ दिस आर्क। मैंने बताया था पहले ही कि आर्क लेंथ हम कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू आर्क लेंथ निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 पाई आर से, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल से। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर विच इज़ गिवन एज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 6 7 3 ज़ा 21,
2 3 ज़ा 6, 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 22 सेंटीमीटर। तो भाई आर्क की लेंथ तो निकल गई फटाफट से, विच इज 22 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब यहाँ पर भी थीटा पता है, आर पता है, वेरी 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 सिंपल है ना। तो चलो थीटा की जगह हम डाल देंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये हो गया 6, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 21, तो ये हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी यूनिट डालना ना भूलें। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो इट हैज़ टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर, गलती से मीटर स्क्वायर मत लिख देना। याद रखना कि भाई रेडियस कौन से यूनिट में यूज़ किया है ना। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम पहुंचेंगे थर्ड पार्ट में। सो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द सेगमेंट, अभी हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर जो कि है 231 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया था कि भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, विच मीन्स ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल का बराबर होगा। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर एंगल है और तीसरा एंगल 60 डिग्री है, उससे क्या पता चलता है? कुछ पता चलता है क्या? बिल्कुल पता चलता है कि भाई ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों एंगल बराबर है। मान लो कि हम x मान लेते हैं, तो 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी 2x की वैल्यू निकलेगी 120 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी? 60 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल्स हैं ये भी 60 डिग्री है। यानी कि ये किस तरह का ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों? तीनों एंगल बराबर है, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एग्जैक्टली। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं बताओ? कितने लोगों को एकदम हैंडी याद है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना? तो एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं हम? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां पर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। ट्रायंगल का ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो लगा लो। हाफ इंटू बेस विच इज ए इंटू हाइट, हाइट बोले तो ये हाइट। और ये हाइट कैसे निकालोगे? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइट है दैट इज योर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये आधा है बेस का विच इज r/2, तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हैंडी याद है विच इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट उसको लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो कितना है? r है, तो यानी कि √3/4 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21, है ना। सो 21 इंटू 21, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करो। 443 √3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो अब एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या हो जाएगा? 231 माइनस 443/4 इंटू √3, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 441, इट इज़ नॉट 443 बल्कि ये 441 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालेंगे। तो आई गेस यहाँ पर जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था वो था ट्रायंगल का एरिया निकालना। यहाँ पर हमें ये ट्रिक
क्लू से कि भाई एक एंगल 60 डिग्री है, उससे हमें ये पता चल गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमने डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया विच इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर बाई एनी चांस किसी को भी कंफ्यूजन है कि भाई मैम अगर मुझे ये फॉर्मूला याद ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में आप क्या लगाओगे यहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पर बेस की वैल्यू होगी कितनी, बेस इज दिस एंटायर बेस दैट इज द रेडियस, और हाइट की वैल्यू होगी कितनी, हाइट आप कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, राइट, दिस इज योर हाइट, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स हाइट हो जाएगी √r² माइनस इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे तो उससे भी आपको √3/4 इंटू ए स्क्वायर यही मिलेगा। इसको चाहो तो आप एक होमवर्क की तरह रख लो और इसको खुद सॉल्व करके निकालो, गजब मजा आएगा। इनफैक्ट आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे जब आप इसको खुद से निकाल के देखोगे। ठीक है, सो ओवरऑल इस एक क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो भी 3 चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ एन आर्क पढ़ा था, एरिया ऑफ अ सेक्टर पढ़ा था, एरिया ऑफ अ सेगमेंट पढ़ा था, और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये है हमारा स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड जिसके एक कॉर्नर पे हमने हॉर्स को बांधा हुआ है। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये है वो कॉर्नर। ठीक है, इस कॉर्नर से हमने जो है, ये हमारा हॉर्स है, तो हॉर्स को हमने इस तरीके से बांधा हुआ है। ठीक है, ये ग्रास फील्ड का जो साइड लेंथ है दैट इज 15 मीटर्स, हर एक साइड 15 मीटर्स की है। बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, इस रोप की जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्वेश्चन को समझना होगा, मतलब इस हॉर्स को हमने इस रस्सी से बांधा हुआ है। अब आप लॉजिकली बताओ, क्या ये हॉर्स यहाँ पे जाके यहाँ से घास खा सकता है? पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मतलब ये हॉर्स कहाँ तक जा सकता है? मान लेते हैं कि इसकी 5 मीटर की रस्सी है, वो रस्सी को स्ट्रेट खींच दो, जितनी दूर तक वो रस्सी जाएगी उसके आगे तो हॉर्स वैसे ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि रस्सी इतनी दूर तक जा रही है, बहुत हुआ तो हॉर्स थोड़ा उसके आगे पीछे जा सकता है, मतलब इतना, ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को, ये पूरा जो एरिया है ना, इस एरिया को ये हॉर्स कवर कर सकता है, बट ये इसके आगे जा नहीं सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसी एरिया को निकालना है। अब बड़े ध्यान से इस पिक्चर को देखो, क्या समझ में आता है कि मैम ये तो जो है एक सेक्टर है, जो शेडेड रीजन है वो क्या है, वो एक सेक्टर ही तो है। तो यानी कि हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है ये कैसा सेक्टर है, जिसका सेंटर है O और जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर्स, जो कि हमारे इस रोप की लेंथ है ना। ठीक है भाई, चलो तो निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं हम लोग, हम सभी को पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, θ/360 डिग्री इंटू πr², θ/360 डिग्री इंटू πr², ऐसे निकलता है। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो ये वाला जो सेक्टर है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये स्क्वायर है, सो दिस इज 90 डिग्री। तो यानी कि थीटा की वैल्यू तो बच्चों यहाँ पर है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह लेट से हमने 22/7 रख दिया, रेडियस मैंने बताया 5, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये अब हो गया 55 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14, तो यानी कि 275/14 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पहले पार्ट का जवाब हो गया कि इतना एरिया जो है, इतने एरिया में द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो फाइंड इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर ये जो रोप है ये 5 मीटर लंबी ना होके अगर ये 10 मीटर लंबी होती,
अगर ऐसा होता कि हॉर्स यहाँ बंधी होती तो क्या होता, ऑब्वियसली ये जो एरिया होता, जितने एरिया पे हॉर्स ग्रेज कर पाता वो बढ़ जाता, ऑब्वियसली बात है यार। तो इस केस में जो है हॉर्स जो है वो इतना एरिया में ग्रेज कर पाता, है ना। तो यानी कि देयर इज एन इंक्रीज इन एरिया, तो हमें इसी इंक्रीज को निकालना है। यानी कि अब जब इसका लेंथ, जब इस रोप का लेंथ 10 मीटर हो गया है तो उस केस में हमारा जो इंक्रीज्ड एरिया है जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, सेक्टर का एरिया का θ/360 डिग्री इंटू पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अब बढ़ चुका है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करो, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आर जो है वो पहले 5 था अब वो 10 हो गया है, यानी कि रेडियस डबल हो गया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि आप सारी वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट करो। दूसरा इजियर ऑप्शन है, थोड़ा इजी में करने की कोशिश करेंगे, θ/360 डिग्री इंटू पाई, ये जो आर डैश है हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि जो नया वाला रेडियस है ना आर डैश, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला रेडियस। पुराना रेडियस आर जो था वो 5 मीटर था, नया रेडियस आर डैश जो है वो 10 मीटर्स है, तो पुराना नया वाला जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर है, आर, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ आर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, θ/360 डिग्री इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर इस 4 को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, करेक्ट। तो 4 इंटू 275/14, डायरेक्टली ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, Therefore, अब निकालेंगे हम लोग इंक्रीज इन एरिया। ये छोटी सी मिस्टेक मेरे से, आपसे, किसी से भी हो सकती है कि यार एरिया निकाल दिया और वहीं पे छोड़ दिया, बट ये इनकम्प्लीट हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले ये पिंक वाला शेडेड रीजन था, बाद में ये पूरा रीजन था, और इस तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज तो सिर्फ इतना रीजन हुआ, ये वाला जो जगह है सिर्फ इतना ही रीजन तो इसका इंक्रीज है कि नहीं। तो इंक्रीज को निकालने के लिए बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज देखें, सो दिस इज 19.6 मीटर स्क्वायर, लगभग एग्जैक्ट। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो दिस इज लगभग 78.5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 78.5 माइनस 19.6, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 58.9 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का। पहले हमने क्या निकाला, कोई भी हॉर्स को अगर आप एक रस्सी से बांध दोगे तो ऑब्वियसली वो रस्सी जहाँ तक जाएगी वो हॉर्स वहीं तक जा पाएगा। तो पहले हमने उस एरिया निकाल लिया सेक्टर का, ये तो सिंपल था। अब हमने बोला अगर रस्सी की लेंथ बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली एरिया, सेक्टर का एरिया भी बढ़ जाएगा, तो हमने नया वाला एरिया निकाला। अब हमें निकालना था इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कि कितना एरिया बढ़ा है, तो उसके लिए हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग हमारा अगला सवाल। तो सवाल कह रहा है, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। ब्रोच क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम साड़ी पहनते हैं, अगर आपने किसी को भी देखा हो, जब हम साड़ी पहनते हैं तो हम यहाँ पे पिन लगाते हैं, राइट, थोड़ा सा वो सुंदर सा देखने में डेकोरेटिव टाइप का होता है, जो हम जनरली पार्टी वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये जो है ये सर्कल के शेप में है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। ध्यान देना बच्चों, ये डायमीटर है एंड नॉट रेडियस। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब ये जो है ना, एक यूँ समझ लो कि सिल्वर की तार है, उस तार से पहले हमने एक गोल बनाया, उसके बाद उसके अंदर हमने 5 डायमीटर बनाए, ठीक है, ताकि ये शेप मिल सके उसे। ठीक है, अब जब हमने 5 डायमीटर बनाए इस तरीके से, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स मिल गए। तो अब इसका शेप आपको समझ में आ गया, ग्रेट। अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर की टोटल लेंथ हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी, जो चलो सबसे पहले पार्ट 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिल्वर वायर से मैंने क्या क्या किया है, बताओ क्या क्या किया है मैंने। एक तो मैंने ये पूरा सर्कल बनाया है, यानी कि एक तो मैंने
मैंने इसकी पूरी बाउंड्री को कवर किया है। बाउंड्री बेसिकली इज द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और क्या क्या किया है सिल्वर वायर से मैंने 5 डायमीटर्स बनाए हैं, यानी कि 5 इंटू द डायमीटर। तो यानी कि इतना लेंथ मैंने कवर किया है सिल्वर वायर से, तो इतना लेंथ के बराबर का ही सिल्वर वायर का लेंथ मुझे चाहिए होगा, है कि नहीं? ठीक है भाई, तो अब इसका कैसे निकालेंगे? सरकमफरेंस 2πr प्लस 5 टाइम्स द डायमीटर। रेडियस दिया हुआ है भाई, डायमीटर दिया हुआ है, और हमें तो पता ही है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू d/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू डी। तो अब यहाँ पर पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 35 प्लस 5 इंटू 35, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 175, तो ये हो गया 285। ये कौन सा यूनिट होगा? बताओ कौन सा यूनिट होगा? डायमीटर दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो यानी कि 285 मिलीमीटर। ये हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का आंसर कि हमारा सिल्वर वायर का टोटल लेंथ कितना होना चाहिए? 285 मिलीमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब ये जो सेक्टर्स बने हैं, टोटल 10 सेक्टर्स बने हैं, जिसमें से हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है, क्योंकि सारे सेक्टर का एरिया बराबर होगा। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो रेडियस और दूसरा थीटा। रेडियस क्या होगा? रेडियस तो भाई पता है 35 mm जो है वो डायमीटर है, तो उसका आधा यानी कि 35/2 मिलीमीटर ये रेडियस है, ये पता है। थीटा क्या होगा? मतलब एक सेक्टर जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे? आप बताओ मुझे कैसे निकालेंगे? अब भाई ये जो पूरा एंगल है दैट इज़ 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री पूरा एंगल कितने सेक्टर के बीच में बटा हुआ है? 10 सेक्टर के बीच में बटा हुआ है। तो यानी कि एक सेक्टर के हिस्से में कितना एंगल है? एक सेक्टर के हिस्से में है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, यानी कि थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। तो आर पता है, थीटा पता है। अब एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 35/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 7 5 35, 5 2 10, 2 11 22। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया 11 इंटू 35, ये हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 4, इतना मिलीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हो जाएगा हर एक सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से अभी देखो ये जो क्वेश्चन है या जो डायग्राम है या क्वेश्चन को पढ़ के एक बार में शायद लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है, बट एक बार ठंडे दिमाग से आराम आराम से क्वेश्चन को समझ लिया तो उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं था यार, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेक्टर का वही फॉर्मूला कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। क्या सभी लोग तैयार हैं प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए? फटाफट से देखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला के रिब्स तो समझते ही हो, राइट? अम्ब्रेला में ये जो है ना, ये इनको हम कहते हैं रिब्स। तो एक अम्ब्रेला के अंदर ऐसे 8 रिब्स हैं जो ऑब्वियसली इक्वली स्पेस्ड हैं। अज्यूमिंग, अब आप ऐसे सोचो कि अम्ब्रेला को ना आप ऊपर से देख रहे हो, ये वाले शेप को मत सोचो, दैट विल कंफ्यूज हो। ऐसे सोचो कि अम्ब्रेला ऐसा शेप ना हो के ऊपर से आप देख रहे हो एंड इट इज़ लाइक अ सर्कल। इस तरह से एक सर्कल है जिसके ऐसे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, टोटल 8 रिब्स हैं जिसके, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू दी हुई है। मेरी मुस्कान से समझ ही गए होंगे कि रेडियस तो बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे कुछ भी निकालो हमें रेडियस पता होनी चाहिए। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। रिब्स क्या है? ये एक रिब है, ये एक रिब है। सो 2 कंसेक्यूटिव रिब के बीच का जो एरिया है हमें वो निकालना है। मतलब हर बार सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है, लेकिन घुमा फिरा के, नाक चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, जो कि मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, बात तो बराबर है। तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए, निकालना क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर। और एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए एक तो रेडियस चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकालेंगे? अब तक तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, फटाक से बता दो। ये पूरा एंगल है 360 डिग्री, ये कितने हिस्सों में बट गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि एक हिस्से का थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 32, 8 5 40, सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कुछ खास करना बाकी ही कहाँ है? तो अब एरिया क्या हो जाएगा? थीटा यानी कि 45 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 45 इंटू 45, ठीक है। तो यहाँ पर 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, यस। और क्या यहाँ पे हो सकता है? 3 3 9 हो सकता है, 3 2 6, 3 4 12, ये भी हो सकता है। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, और कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 3 4 12, और कुछ नहीं, अब और कुछ नहीं कट सकता है। तो ये हो गया 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, दैट इज़ 28। तो इसे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमें मिल जाएगा एरिया, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इनफैक्ट इसे कैलकुलेट करके लगभग 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया निकलेगा। सुपर्ब। तो चलो बच्चों, अब हम आ पहुंचे हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्योंकि अब तक मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए कि अब मुझे लग रहा है कि कितना भी घुमा फिरा दिया जाए आप उसको सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो चलो इस एक आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ तो करोगे ही, बल्कि मेरे से पहले कर लोगे सॉल्व, ठीक है। चलो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक टेबल कवर है जिसमें कुछ इस तरह के डिजाइन्स बने हुए हैं। कितने डिजाइन्स हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6, सो 6 ऐसे डिजाइन के पीसेस हैं इसके, ओके। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ये सेंटर है, तो ये जो रेडियस है ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये डिज़ाइन बनाने के लिए पैसे लगेंगे, पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में ये डिज़ाइन बनाने के लिए 0.35 रुपीज़ देना है। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि ये जो डिज़ाइन वाला एरिया है ना, वो एरिया कितना है, राइट। अब डिज़ाइन वाला एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 6 जगह पे है। हम क्या करेंगे, एक जगह का एरिया निकाल लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा। एक बार टोटल एरिया निकल आया, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा, है कि नहीं? सिंपल, ओके। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इस एक डिज़ाइन का एरिया निकालना, सिर्फ एक का, ठीक है। अब ये क्या है? अगर मैं इस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये वाला एरिया क्या है? दिस इज बेसिकली द सेगमेंट। तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? सेगमेंट का एरिया निकलता है एरिया ऑफ द सेक्टर से। पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से जो ट्रायंगल का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यही तरीका होता है हमारा निकालने का, ठीक है। चलो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए जो कि दिया हुआ है,
और क्या चाहिए मुझे, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब आप मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर कितने ऐसे सेक्टर्स बन रहे हैं, अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर टोटल कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, थीटा विच इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 28 इंटू 28। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अब फोकस करो इस ट्रायंगल पे। अब थीटा की वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताई कि ये 60 डिग्री है। अब बच्चों ये भी रेडियस है 28 सेंटीमीटर और ये भी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब तीनों ये दोनों एंगल बराबर है और एक एंगल 60 डिग्री है, विच मीन्स कि ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों, ये मैंने करके दिखाया था एक क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो अब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं, विच इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए इज साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज 28 यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, तो यहाँ पर 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही होगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने 1.7 ले ली इंटू 7 इंटू 28। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एरिया है ना, ये एक सेगमेंट का एरिया है। अभी तक हमने सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकाला है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट के लिए मुझे पूरा एरिया चाहिए, यानी कि 6 इंटू 77.46, ये हो गया पूरा एरिया। और इस पूरे एरिया के साथ, मतलब अब पूरा एरिया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीस चाहिए होते हैं, 0.35। तो इतने एरिया के लिए कितना चाहिए होगा, इतना इंटू 0.35। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ बहुत अलग लगा, कुछ कॉन्सेप्चुअली बहुत अलग लगा, नहीं, राइट। सो एवरीवेयर द ट्रिक इज अराउंड फाइंडिंग आउट थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, रेडियस जनरली हर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, थीटा निकालना ही जो है ना वो जनरली ट्रिकी रहता है हर क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप डायग्राम को सही से इंटरप्रेट कर लेते हो तो थीटा भी आप चुटकियों में निकाल ही लोगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग खत्म होती है इस चैप्टर की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 10th मैथ्स का एक और चैप्टर हो चुका होगा क्रिस्टल क्लियर। और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी इस वीडियो में आपका कोई डाउट रह गया हो वो आप हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं।
और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ मैं और पहुंची हूँ इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सभी लोग मेरे साथ अभी तक हो तो सर्कल्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जरूर से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना मैथ्स में काफ़ी नहीं है, इसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक से सर्कल्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हों आपसे वो सारे खुद से सॉल्व करने, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सॉल्व करोगे, उतना आपका मैथ स्ट्रांग होता चला जाएगा। बाकी अगर आप कहीं पर भी फंसते हो, कुछ भी डाउट आता है, तो आप learnohub.com के या हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। क्वेश्चन आप फोटो खींच के डाल सकते हो, वॉइस मैसेज से डाल सकते हो, या फिर टाइप करके भी डाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी आप चाहते हो कि आप एक 1-on-1 क्लास ले लो इसी चैप्टर के ऊपर या किसी और चैप्टर के ऊपर, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो लर्नो हब स्वयं, जहां पर हम बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको 1-on-1 पर्सनलाइज्ड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज तो मैं जाती हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं वापस आऊंगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।